प्रिय मित्र, पिछला वीडियो किसी कारणवश पॉज हो गया था। फिर से उसका अगला पार्ट क्वेश्चन नंबर 24 से पार्ट 2 हम लोग यहाँ से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण IRDAI की स्थापना वर्ष डैश में भारतीय बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण IRDAI अधिनियम 1999 के तहत की गई थी। सीधी सी क्वेश्चन पूछ रहा है IRDAI का स्थापना कब है। ऑप्शन ए 1999, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन डी 2003। तो बस यही क्वेश्चन का आपको लैंग्वेज समझना है। वहां पर एक ही चीज को कितना घुमा के पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2000। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसमें बीमा कंपनी की गतिविधियों की निगरानी और नियंत्रण के लिए प्रावधान शामिल है। मतलब ऑप्शन ए है भारतीय बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण IRDAI अधिनियम 1999, बी निक्षेप बीमा एवं ऋण जमानत निगम अधिनियम 1961, सी सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991, डी बीमा अधिनियम 1938। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण IRDAI अधिनियम 1999। मतलब बीमा क्षेत्र में जो भी सुधार बदलाव जो भी करना है उस सारा का सारा दायित्व किसका है, IRDA का, IRDAI का। इसलिए इसको कितना भी घुमा के पूछा जाए आपको स्पष्ट रहना है, बीमा क्षेत्र में कुछ भी होगा तो कौन करेगा, भारतीय बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के तहत IRDA। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अब आते हैं क्वेश्चन 26 की तरफ। डैश की स्थापना वर्ष 2000 में बीमा उद्योग को विनियमित और विकसित करने के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण के रूप में की गई थी। ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक RBI, ऑप्शन बी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मंडल SEBI सेबी, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI, भारत के पारस्परिक निधि कोषों का संगठन AMFI। तो अभी ऊपर जैसा कि बताया गया था कि भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ही इसको जो है नियमित करता है बीमा क्षेत्र को। तो आपको स्पष्ट रहना, कितना भी घुमा के पूछे आपको बीमा से संबंधित कोई भी बदलाव सुधार कोई भी कौन करेगा, IRDA। इसलिए उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ये सब आजकल बहुत क्वेश्चन आ रहा है। अब आप देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी भारत में बैंकों को नियंत्रित करती है। आपको याद रखना है बैंक, पूंजी बाजार और बीमा क्षेत्र, ये तीनों में से एक क्वेश्चन देखते हैं आजकल हॉट केक बना हुआ है, तो इसको थोड़ा ध्यान में आपको रखना है। तो यहाँ पूछ रहा है बैंक को नियंत्रित कौन करती है। ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक RBI, ऑप्शन बी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मंडल SEBI सेबी, तीसरा भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI, चौथा भारतीय पारस्परिक निधि AMFI। इसका सही उत्तर होगा बैंक के क्षेत्र को कौन नियंत्रित करेगा, RBI भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन ए। और पूंजी बाजार को सेबी और बीमा को IRDA। एकदम क्लियर कट रहना, ये बस घुमा के आपको पूछता है ताकि आप कंफ्यूज होके गलती कर दें। और इसका सही उत्तर आप क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए। अब हम लोग आते हैं निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी भारत में पूंजी बाजार को नियंत्रित करती है। जैसा कि ऊपर आपको बताएं, ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक RBI, ऑप्शन बी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मंडल SEBI सेबी, ऑप्शन सी भारतीय नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI, ऑप्शन डी भारतीय पारस्परिक निधि AMFI। तो सीधी सी बात है ऑप्शन बी होगा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मंडल। पूंजी बाजार को कौन देखेगा, सेबी देखेगा। बैंक को कौन देखेगा, RBI देखेगा। बीमा को कौन देखेगा, तो IRDA देखेगा। तो इसमें कहीं कंफ्यूज्ड आपको नहीं होना है, ये आजकल पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। और आपको ये सारा डिटेल हमको मेरे जो पुराने वीडियो हैं जिसमें कि सारा बेसिक्स दिया हुआ वहाँ आपको मिल जाएगा। हम बार बार आपसे निवेदन करेंगे, एक बार जरूर आप देखिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में व्यक्तिगत अभिकर्ता के
रूप में काम करने के लिए अनुज्ञप्ति जारी कर सकती है। अनुज्ञप्ति मतलब लाइसेंस। यही सब वहाँ पर आपको दिक्कत फेस करने के लिए मिलेगा। कुछ ऐसा क्लिष्ट हिंदी वर्ड मिलेगा जिससे कि आपको लगेगा क्या पूछ दिया, लेकिन है वही बात जो कि आप पढ़े हुए हैं। ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी भारत सरकार, ऑप्शन सी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC और भारतीय साधारण बीमा निगम GIC संयुक्त रूप से, ऑप्शन डी भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI। तो एजेंट को भी लाइसेंस कौन देता है? IRDAI ही देता है। तो इसका सही उत्तर कौन होगा? ऑप्शन डी IRDAI। अब हम लोग आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको गौर से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, सेम टू सेम। श्री राजन एक घोड़े से गिरे और कीचड़ में पहुंच गए। उन्हें काफी देर तक कीचड़ में पड़े रहना पड़ा क्योंकि गिरने से उनका पैर टूट गया था, जिसके परिणाम स्वरूप वे गंभीर निमोनिया की जकड़ में आ गए। एक नज़दीक के अस्पताल में उनका इलाज किया गया जहां निमोनिया के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस मामले में मृत्यु का आसन्न या नज़दीक कारण क्या है? ऑप्शन ए है निमोनिया, ऑप्शन बी गिरने के कारण पैर में लगी चोट, ऑप्शन सी चिकित्सकों की लापरवाही, ऑप्शन डी अस्पताल का उपचार। तो कोई भी घटना जहां से शुरू होती है वही मृत्यु का कारण बनता है। स्पष्ट हो लीजिए, कितना भी घुमा के पूछे तो श्री राजन को ये सारा ग्रह का जो है फेरा का सामना क्यों करना पड़ा? क्योंकि घोड़ा से गिरने के कारण उसका पैर में जो है चोट लग गया, इस कारण से पानी में रहा, इस कारण से निमोनिया। तो इसका ऑप्शन बी होगा सही उत्तर। इसको आपको याद रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन सा एक मानक आयु प्रमाण पत्र दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है? इसका ऑप्शन ए है विद्यालय प्रत्याग प्रमाण पत्र, ऑप्शन बी पासपोर्ट, ऑप्शन सी जन्म कुंडली, ऑप्शन डी नियोक्ता का प्रमाण पत्र। यहीं पर देखिए गलती क्या होता है कि हम लोग देखें कि एक मानक आयु प्रमाण पत्र आयु प्रमाण दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है, लेकिन हम लोग चूंकि जानते हैं तो हड़बड़ी में देख लेते हैं मानक आयु प्रमाण पत्र पूछ दिया है तो खोज के मानक आय प्रमाण पत्र ही मार देते हैं और वहां पर हमारी मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पर क्या दे रहा है? मानक आयु प्रमाण दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। तो इसमें पासपोर्ट, नियोक्ता का प्रमाण पत्र, विद्यालय प्रत्याग प्रमाण पत्र, ये सारा का सारा मानक है। गैर मानक सिर्फ एक है, जन्म कुंडली। ये चारों ऑप्शन आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ये बार बार पूछता है, मानक अमानक में यही चारों में से कोई घुमा फिरा के पूछते रहता है। अनुग्रह अवधि के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। वो जो 30 दिन का मिलता है ग्रेस पीरियड, उसके बारे में पूछ रहा है, उसका क्या परिभाषा है? ऑप्शन ए, यह एक ऐसी अवधि है जिसके भीतर पॉलिसी धारक अपनी पॉलिसी को रद्द कर सकते हैं अगर यह उन्हें पसंद नहीं होती। ऑप्शन बी, यह पॉलिसी धारक को अपने प्रीमियम का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त समय देता है। ऑप्शन सी, यह एक अवधि प्रदान करता है जिसके भीतर पॉलिसी धारक को किसी शिकायत के मामले में एक शिकायत दर्ज करनी होती है। ऑप्शन डी, यह एक अवधि प्रदान करता है जिसके बाद पॉलिसी धारक को अपना बकाया प्रीमियम भुगतान करना होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कि मतलब आपको एक एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है कि आपका रिस्क कवर चालू रहेगा, आपको इंटरेस्ट नहीं देना है, आप वो प्रीमियम समय जमा करिए। ग्रेस पीरियड 30 दिन का दिया जाता है इसी के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अब लोग हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन सा बीमा कंपनी के द्वारा प्रथम प्रीमियम के बाद अनुवर्ती प्रीमियमों के प्राप्त होने पर जारी किया जाएगा? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए पुनर्जीवन प्रीमियम रसीद, ऑप्शन बी पुनरुद्धार प्रीमियम रसीद, ऑप्शन सी पुनः स्थापना प्रीमियम रसीद, ऑप्शन डी नवीनीकरण प्रीमियम रसीद। सीधा जान जाइए, फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट प्रथम किस्त रसीद के बाद जो भी प्रीमियम रसीद कटेगा उसको हम क्या कहते हैं? नवीनीकरण प्रीमियम रसीद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, नवीनीकरण प्रीमियम रसीद। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के तरफ। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक मानक बीमा पॉलिसी दस्तावेज का पहला भाग बनाता है? तो इसका ऑप्शन ए है पॉलिसी अनुसूची, ऑप्शन बी मानक प्रावधान, ऑप्शन सी पॉलिसी के लिए विशेष प्रावधान, ऑप्शन सी डी दावा प्रक्रिया। इसका सही उत्तर होगा पॉलिसी अनुसूची। सीधा याद रखेंगे। अब हम लोग आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में। उस दस्तावेज की पहचान कीजिए जो बीमाकर्ता और बीमा धारक के बीच एक अनुबंध का प्रमाण बनता है।
ऑप्शन ए है प्रस्ताव पत्र, ऑप्शन बी है दावा प्रपत्र, ऑप्शन सी है नामांकन प्रपत्र, ऑप्शन डी है पॉलिसी दस्तावेज। तो कोई भी बीमा क्या है, एक कंट्रैक्ट है, तो कंट्रैक्ट का जो है सबूत क्या होगा, कंट्रैक्ट का सबूत जो है आपका बॉन्ड पेपर जो होता है वही होता है। तो इसमें सही उत्तर होगा, बॉन्ड पेपर को हिंदी में क्या कहते हैं, पॉलिसी दस्तावेज। तो कंट्रैक्ट का जो है बीमाकर्ता और बीमा धारक के बीच अनुबंध का प्रमाण होगा पॉलिसी दस्तावेज, ऑप्शन डी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। प्रथम प्रीमियम रसीद का क्या महत्व है, एफपीआर के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है मुक्त अभिमुख फ्री लुक अवधि समाप्त हो गई है, ऑप्शन बी यह प्रमाण है कि पॉलिसी अनुबंध शुरू हो गया है, ऑप्शन सी अब पॉलिसी रद्द नहीं की जा सकती, ऑप्शन डी पॉलिसी ने एक निश्चित नगद मूल्य प्राप्त कर लिया है। तो आपको हम बार बार कहेंगे, हर बार कहेंगे कि आप मेरा पुराना वीडियो जरूर देखिए जिसमें कि सारा बेसिक्स दिया हुआ है, ये सब वहाँ पर बहुत डिटेल्ड में हम समझाए हुए हैं, उसको आप देख लेंगे। 1 घंटा का वीडियो है, तो आपका यह सार्थक हो जाएगा, ये भी देखना, और आप निश्चित रूप से आप परीक्षा में पास आपको होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी, यह प्रमाण है कि पॉलिसी अनुबंध शुरू हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। बीमा अधिनियम की धारा 45 निर्विवादिता खंड बीमा कंपनी द्वारा दावे को अस्वीकार किए जाने से पॉलिसी धारक की रक्षा करता है, बशर्ते कि पॉलिसी ने डैश का अवधि पूरा कर लिया। सबसे उचित विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। इसका सही उत्तर होगा 3 वर्ष। अब आते हैं अंतिम क्वेश्चन वीवीआई का 38 नंबर। जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत शामिल निर्विवादिता खंड के तहत किसकी सुरक्षा की जा सकती है। तो इसका ऑप्शन ए है बीमाकर्ता, ऑप्शन बी बीमा धारक, ऑप्शन सी बीमा अभिकर्ता, ऑप्शन डी बीमा दलाल ऑब्लिग ब्रोकर। इसका सही उत्तर होगा बीमा धारक। कोई भी नियम कानून जो है, अगर एडा वगैरह भी कुछ बनाती है तो सब बीमा धारक के हित को ध्यान में रख के बनाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बीमा धारक। तो मित्रों, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने 38 क्वेश्चन का जो है उत्तर इसके माध्यम से जाना। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप बार बार प्रैक्टिस एक बार देख लेंगे और बार बार बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में सफलता की गारंटी निश्चित हो जाती है। वैसे तो 100% गारंटी कोई भी नहीं ले सकता है, लेकिन इतना सारा तैयारी करने के बाद अगर हम फेल करते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि उस दिन मेरा दिन ही खराब था। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक और थोड़ा कमेंट वगैरह कर दीजिएगा, जिससे कि थोड़ा हमको भी अच्छा लगता है कि कुछ हम कर रहे हैं तो उसका लोग को फ़ायदा पहुंच रहा है। जब आप कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है देख के कि नहीं, हम जो काम कर रहे हैं उसका व्यक्ति को फ़ायदा पहुंच रहा है। तो इसमें चूँकि पिछला वीडियो बीच में ही इंटरप्ट हो गया था, इस कारण से फिर पार्ट 2 इसको बनाना पड़ा। ये भी हम थोड़ा सा उतना ढंग से नहीं बना पाए, लेकिन जो भी है, आप जो है इसमें मूल रूप से आपको सही बात आपके पास पहुंचाना है। आप थोड़ा बहुत जो गलती हुआ है उसको आप जो है अनदेखा भी कर सकते हैं। बाकी आपको लाभ हो, आप एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करें, यही शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार।